देखिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, अब ये क्या है बाइनोमियल थ्योरम, मैं आपको अभी समझाता हूँ। एक थ्योरम दे रखी है, खाली एक कंडीशन के लिए एक थ्योरम है लंबी चौड़ी, ठीक है। लेकिन उस थ्योरम को याद करने का एक तरीका है अपने पास, ठीक है, आसान सा तरीका है जिसके द्वारा अपन उसको आराम से याद कर लेंगे, ठीक है। और याद करने के साथ साथ उसका यूज़ भी समझ लेंगे। और जो अभी मैं फॉर्मूला लिखूंगा वो कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं आता, लेकिन इसकी एक कंडीशन बहुत ज़्यादा यूज़ आती है, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आप ध्यान दो, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम है क्या, यदि हमारे सामने कुछ इस तरीके की टर्म लिखी हो 1 + x की पावर n, मिसाल के तौर पे आपके सामने लिखा हो 1x की पावर 2, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे a + b के होल स्क्वायर से। 1 + x की पावर 3 लिखा हुआ है, सॉल्व कर लोगे। 1 + x की पावर 4 लिखा हुआ है, ये भी लगभग मेहनत करके सॉल्व कर लोगे। लेकिन आपके सामने लिखा हुआ 1 + x की पावर 10, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल होगा, समझ रहे हो बात को, इसको सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल होगा, समझ रहे हो। तो अब इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया पूरा, और उस फॉर्मूले के द्वारा हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो फार्मूला 10 के लिए, 11 के लिए, 12 के लिए, 13 के लिए, n के लिए, कितनी वैल्यूज हो सबके लिए बना हुआ है, ठीक है। अब वो फार्मूला कैसे बना हुआ है देखो, मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसको अपन जब ओपन करेंगे तो हम इसको लिखेंगे, सबसे पहले तो 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे nx, ठीक है, फिर लिखेंगे n-1 x² / 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस n-1 n-2 x³ 3 फैक्टोरियल, प्लस n-1 n-2 n-3 x⁴ / 4 फैक्टोरियल, प्लस n-1 n-2 n-3 n-4 x⁵ / 5 फैक्टोरियल, प्लस सोन, इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला आपके सामने बना हुआ दिख रहा है, ये एक बहुत बड़ा सारा फॉर्मूला है, ठीक है। और ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। सोन, ये जो डैश लगा ना, इसका मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है, आगे तक, n टर्म्स तक, ठीक है। कहाँ तक जा रहा है ये, अप टू n टर्म्स, समझ रहे हो बात को। अब जब ये n टर्म्स तक जा रहा है तो हमें पहली चीज़ तो ये, मैंने जो फॉर्मूला आपके सामने इतनी स्टेप लिखी है, इसमें इतनी टर्म्स लिखी हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टर्म मैंने कैसे याद रख रखी, एक तो वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। और एक यहाँ दूसरी चीज़ एक और देखने को मिल रही है, मैं बोल रहा हूँ 2 फैक्टोरियल, इस वाले सिंबल को बोल रहा हूँ मैं फैक्टोरियल, इसे बोल रहा हूँ 3 फैक्टोरियल, इसे बोल रहा हूँ 4 फैक्टोरियल, इसे बोल रहा हूँ 5 फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल है क्या, इसे समझते हैं हम, ठीक है। ये जो साइन देख रहे हो आप, ये फैक्टोरियल कहलाता है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं है, ये मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल कहलाता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 × 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 × 2 × 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 × 3 × 2 × 1, 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और इस तरीके से ये चलता ही जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि फैक्टोरियल क्या है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, इसे याद रखने का तरीका, इतना बड़ा फार्मूला है, इसे याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो याद करने के लिए देखो बहुत सिंपल सा है, 1 और nx, ये तो आपको याद रखना है, ठीक है। मैं इसका भी बता सकता हूँ फंडा आपको, लेकिन आपको इसे याद रखना है अभी, ठीक है। 1 + nx याद कर लिया, ठीक है। अब आगे क्या करना है, n एज इट इज लिखना है, और एक इसमें से एक माइनस करना है, n-1 करना है, ठीक है। इधर से तो माइनस कर दिया, ठीक है। और इधर जो पावर थी, यहाँ x की पावर कितनी है 1, इस पावर में एक इंक्रीज कर देना है, ठीक है। n में से तो माइनस करना है और पावर में इंक्रीज कर देना है, किसकी पावर में, x की पावर में। n में से तो एक कम करना है और x की पावर को इंक्रीज कर देना है, कर दिया इंक्रीज, और जो पावर है उसी का फैक्टोरियल ले लेना है। समझ में आ गई बात, जो पावर है उसी का फैक्टोरियल आपको ले लेना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ूँ इस वाली टर्म के लिए, तो अब ये वाली जो टर्म बनी है ये इसकी हेल्प से बनी है। आप चाहो तो यहाँ नीचे 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, हालांकि 1 फैक्टोरियल का कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म बनी है ये इससे बनी है। अब ये वाली टर्म बनेगी इससे, कैसे,
n अपनी देंगे, n-1 अपनी देंगे। अब इसमें से एक और माइनस कर दूंगा मैं, तो अब n-2 कर दूंगा, ठीक है। n में से 1 माइनस करा, अब n में से 2 माइनस कर दूंगा, ठीक है। और जो x की पावर 2 है उसे यहाँ x की पावर 1 इंक्रीज कर दूंगा, 2 की पावर 2, यहाँ पर x की पावर 2 था तो यहाँ x की पावर 3 कर दूंगा। और अब क्या करूँगा, जो पावर है उसका फैक्टोरियल। समझ में आ गई बात, जो पावर है उसका फैक्टोरियल। ऐसे ही अब ये वाली टर्म को यहाँ इंक्रीज करें तो n-1 n-2, यहाँ तक तो पूरा एज इट इज है। फिर यहाँ n-3 कर दूंगा और जो एक पावर इंक्रीज कर दूंगा, x की पावर 4 कर दूंगा, 3 था तो यहाँ 4 कर दूंगा, जो 4 है उसका फैक्टोरियल ले लूंगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको अब ये वाली टर्म बनाने के लिए इसका यूज़, इसकी अगली टर्म बनाने के लिए इसका यूज़ करेंगे, मतलब पिछली स्टेप का यूज़ करते हैं, पिछली टर्म का यूज़ करते हैं अगली टर्म बनाने के लिए। समझ में आ गई बात। ये जितनी भी बेसिक मैथमेटिक्स में आपको पढ़ा रहा हूँ, जितनी भी वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आपके डेरिवेशन में चैप्टर के बीच में आएंगी, तो वहाँ आपको दिक्कत आएगी, तो हम बेहतर है उसे अभी समझ लें ताकि आगे हमारे लिए आसानी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। आप जल्दी से यहाँ तक लिखें और इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करूँगा, फिर इसकी एक कंडीशन करूँगा, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिखिए। अब ध्यान दो, यहाँ तक हम लोग ये टर्म देख चुके हैं। अब इसके बाद में ये फैक्टोरियल तो मैंने आपको बता ही दिया था क्या होता है। अब कई बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर ये टर्म n टर्म्स तक जा रही है, अब हमें क्या पता चलेगा, हम कहाँ तक सॉल्व करें। मान लो हमारे सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो हम कहाँ तक सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ले रहा हूँ, देखो एक एग्जांपल 1 + x की पावर 4, ठीक है। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा ये देखते हैं अपन, ठीक है। ध्यान समझना, जब इसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से तो क्या मिलेगा। पहली चीज़ बताओ मुझे, यहाँ n की जगह क्या लिखा हुआ है, n की जगह लिखा हुआ है यहाँ 4, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यूज पुट करता हूँ। तो पहली चीज़ 1 आएगा, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस n की जगह क्या लिखूँगा मैं 4 और यहाँ पर x अपनी जगह, ठीक है। प्लस फिर यहाँ n की जगह क्या आएगा 4 -1 x² अपॉन 2 फैक्टोरियल को 2 × 1 लिख देता हूँ डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जहाँ n था वही चीज़ पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। प्लस फिर यहाँ 4 पटक देते हैं, 4 -1 4 - 2, फिर यहाँ x की पावर 3 अपॉन 3 × 2 × 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाली टर्म करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, देखो n की जगह क्या लिखूँगा वही 4, फिर 4 -1, फिर 4 - 2, बस n की जगह वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना आपको। 4 - 3 x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को क्या लिखूँगा 4 × 3 × 2 × 1। समझ रहे हो बात को आप लोग, ठीक है। और लास्ट ये वाली टर्म, ठीक है। अब जगह थोड़ी कम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 -1। अब मुझे तो पता नहीं है ना कहाँ तक जाके रुकेगी गाड़ी, तो मैं तो डालते चल रहा हूँ वैल्यूज़, ठीक है। 4 - 2 4 - 3 4 - 4 x की पावर 5 अपॉन 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। अब हमारी कहानी यहाँ रुक जाएगी। पता है क्यों रुक जाएगी यहाँ पर हमारी कहानी, इसका कारण बता दूँ। देखो यहाँ पर बन रही 4 - 4 की टर्म, 4 - 4 कितना होगा 0, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 0 को डायनासोर से भी मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन तो 0 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये 0 को डायनासोर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 हो गया, तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई। अब जब ये टर्म 0 हो गई ना तो अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं ओनली यहाँ तक ही बात करूँगा, ठीक है। क्लियर, एक बात तो ये हो गई। और एक और कॉमन सेंस की बात, कि जब मैंने यहाँ 1 + x की पावर 4 लिया है तो x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी 4 ही होगी भाई, ये कॉमन सेंस की बात है। तो x की मैक्सिमम पावर 4 यानी मेरी वैल्यू यहाँ तक ही आएगी। x की पावर 5 तो जा ही नहीं सकता भैया, पावर ही 5 तक 4 तक बात कर रहे हैं हम, तो 5 तक कहाँ से जाएगी। ऐसा संभव है कि मैं ऐसा लिखूं कि a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, और रास्ते में कोई ऐसी टर्म बन जाए जिसके अंदर a की पावर 5 आ रहा हो, ऐसा संभव है क्या। अरे a की पावर 5 आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसकी जो टर्म बनती है वो क्या बनती है a² + b² + 2ab। ना तो a³ बनेगा, ना a की पावर 4, ना a की पावर 5, कुछ नहीं बनेगा। मैक्सिमम पावर कितनी बनेगी a की पावर 2, ठीक है। जब a + b का क्यूब होता है तो मैक्सिमम पावर कितनी बनती है a की पावर 3। वैसे ही यहाँ पर भी 1 + x की पावर 4 तो मैक्सिमम पावर कितनी बनेगी 4। ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। चलो अब
अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वाली चीज़ तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखो यहाँ आएगा 1 + 4x, ठीक है। अब ध्यान देना, देखो ये तो हो जाएगा 3, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, और ये 2 से इसको काटूंगा तो 2, 2 3 जा 6x², ठीक है। समझ में आ गई बात। प्लस अब ध्यान दो यहाँ पर कितना है, 4 - 1 कितना होगा 3, 4 - 1 3, तो ये 3 से 3 काट दिया, मैं 3 लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। 4 - 2 कितना होगा 2, तो ये रहा 2 और 2, तो कितना आ जाएगा 4x³ प्लस, अब देखो यहाँ 4 से 4 कट गया, 4 - 1 3, तो ये 3 से 3 कट गया, 4 - 2 2, ये 2 से 2 कट गया, 4 - 3 कितना आ जाएगा 1, ये 1 से 1 कट गया, तो कितना आ गया x⁴। तो अब आप जब 1 + x⁴ है, इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे सामने ये रिलेशन निकल कर आएगा, ठीक है। तो हमने ये जो सवाल करा इससे दो चीज़ें सीखी हैं। दो चीज़ें क्या क्या सीखी, एक चीज़ तो हमने ये सीखी है कि कहाँ पर हमें रुकना है, ठीक है। तो हम वहाँ रुक जाएंगे जहाँ 0 आ जाएगा, या फिर जो हमारे यहाँ पर n की जो वैल्यू है उस वैल्यू की हमें पावर मिल जाएगी, वहाँ रुक जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ तो हमने ये सीख ली, और दूसरी चीज़ इसको यूज़ कैसे करते हैं वो सीख ली, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो आप लोग जल्दी से ये एक एग्जांपल लिख लीजिए, छोटा सा, बस मैंने एक ऐसे बताया था। इसके बाद की जो बात है ना वो है इंपॉर्टेंट, अभी तक की तो अपनी नॉर्मल बात चल रही थी, ठीक है। जल्दी से लिखिए एग्जांपल। अब देखिए यहाँ तक तो हमने लिख लिया, ये एक एग्जांपल मैंने आपको कराया था वो भी लिख लिया आप लोगों ने। अब हम इसके आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे क्या है, ध्यान सुनना, ये जो कंडीशन लिखी है इसके अंदर इफ mod x मतलब x की पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, यदि लेस देन 1 होती है। अब ये 2 बार लेस देन लगाया मैंने, एक बार लेस देन लगाओ मतलब छोटा, 2 बार लेस देन लगाओ मतलब बहुत छोटा। समझ आ गई बात। ये भी चीज़ आपने पहली बार देखी होगी, ठीक है। 10 तक ऐसा नहीं होता, 10 तक एक ही लेस देन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी लेस देन मतलब बहुत छोटा, यानी इस x की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा छोटी है। तो क्या होगा, तो हम उस कंडीशन में 1 + x⁴n को किसके बराबर लिखेंगे, 1 + nx के बराबर लिखेंगे। किसके बराबर लिखेंगे, 1 + nx के बराबर लिखेंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। अब 1 + nx के बराबर कैसे लिखेंगे, या इसको याद रखने का तरीका समझो, फिर मैं बताऊंगा ये आया कैसे। तो याद रखने का तरीका तो सिंपल सा है कि इस n को आगे ले आओ आप, ठीक है भाई। ये कंडीशन आपने देख ली, ठीक है, कि जो x की वैल्यू है वो 1 से बहुत ज़्यादा छोटी है। बहुत ज़्यादा छोटी होने का मतलब समझ रहे हो आप, जैसे x की वैल्यू सपोज अपन मान लेते हैं कितनी है, 0.005, तो 1 से छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो इस केस के अंदर यहाँ पर जो भी होगा उसको मैं क्या करूँगा, आगे ले आऊँगा और x से मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसमें 1 ऐड कर दूंगा। यानी याद रखने का जो इसका तरीका है वो ये है कि मान लो आपके सामने ऐसा लिखा हुआ हो 0.005 की पावर 4 सपोज, तो इस 4 को आप यहाँ आगे ले आओ, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ क्या होगी, आपस में बराबर होगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। हम ऐसा लिख के छोड़ देंगे, समझ में आ गई बात। अब ऐसा लिख के क्यों छोड़ देंगे, इसका कारण बताऊँ, ये चीज़ को हम बराबर क्यों लिख रहे हैं, इसका कारण समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। थोड़ा ध्यान से कारण समझना है, ठीक है। याद रखने का तरीका है, क्वेश्चंस जब भी मैं यूज़ करूँगा ना तो मैं यही बोलूँगा कि भाई अपन इसको आगे उठा के ले आएंगे, ठीक है। एक्चुअल में ये आगे उठ के आता नहीं है, लेकिन याद रखने का तरीका है, ठीक है भाई। इस 4 को आगे ले आऊँगा तो ऐसा बन जाएगा ना ये, तो यहाँ पर भी ऐसा बोला जाता है कि n को आगे आ जाता है, जब x छोटा होता है तो ये n आगे आ जाता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल में होता नहीं है, आगे आता नहीं है। इसे याद रखने का तरीका है, ये इसके इक्वल होता क्यों है वो कारण समझा रहा हूँ मैं। देखो हमने यहाँ लिखा था 1 + x⁴n, ठीक है। यहाँ क्या लिखा था हमने, 1 + x⁴n, तो वो किसके बराबर था, 1 + nx के बराबर था। यहाँ तक तो मुझे बात समझ में आ गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 1 + nx लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, इसके आगे मैं क्या लिखूँगा, इसके आगे मैं ये वाली चीज़ लिखूँगा, n -1 x⁴2 अपॉन 2 × 1, 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, 2 × 1 लिख दिया मैंने। क्लियर है ना यहाँ तक, अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने कोई नई चीज़ नहीं करी। अब गौर करना अब आप, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर बोला गया है x का स्क्वायर करने को, ठीक है। तो मैं यहाँ करता हूँ x का स्क्वायर, और मैंने x क्या माना था अभी थोड़ी देर पहले, ये माना था, ठीक है। तो मान लो मैं इसका स्क्वायर करता हूँ,
तो मुझे पहले तो ये बताओ इसका स्क्वायर करूँगा मैं तो जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो बड़ी मिलेगी या छोटी मिलेगी? मुझे इसका जवाब दो, आप लोग इस चीज़ का जवाब दो कि जब अपन इस x का स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर आएगा वो छोटा आएगा, इससे छोटा आएगा या इससे बड़ा आएगा? जवाब दो। अब ध्यान दो, ठीक है, बच्चों ने जवाब दिया है कि बड़ा आएगा, ठीक है, लेकिन ये बड़ा नहीं आएगा, छोटा है। आ रही बात समझ? कैसे छोटा आएगा बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, करके देखते हैं अपन, ठीक है। चलो भैया मैं करके देखता हूँ। तो x का स्क्वायर करा मैंने, मतलब 0.005 का स्क्वायर करा, ठीक है। अब मुझे एक बार बताना, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, ठीक है, 25 लिख दिया मैंने। अब ये कितने के पहले पॉइंट था? या अपन इसको ऐसे लिखें जैसा आप लोगों ने सीखा है, इंटू 0.005, यही लिखूंगा ना। अरे स्क्वायर करने का मतलब तो यही होगा, ठीक है। देखो अब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा? 5 का स्क्वायर तो आएगा 25, ठीक है। और पॉइंट कितनों के पहले लगना चाहिए? 3 तो ये और 3 ये, यानी 6 के पहले पॉइंट लगना चाहिए। तो यहाँ लिखूंगा मैं 0.000, ये आएगी वैल्यू एक्स स्क्वायर की। बताओ कौन बड़ा है और कौन छोटा है? ये बड़ा है और ये छोटा है। आई बात समझ में? ये छोटा कैसे दिख रहा है ना आपको? 0.0, यहाँ पर 2 0 के बाद में 3rd डिजिट न्यूमेरिकल आ गई थी, ठीक है। पॉइंट के बाद में 2 0 थे, फिर 3rd न्यूमेरिकल, लेकिन यहाँ 0 के बाद में 3rd भी 0 है, 4th भी 0 है, और फिर 5th और 6th में आ रही है, वो भी छोटी वैल्यू आ रही है, 25 आ रही है। समझ में आई नहीं ये बात? तो ये छोटा हुआ या ये छोटा हुआ? बताओ, एक्स स्क्वायर छोटा है या एक्स छोटा है? एक्स स्क्वायर छोटा है। स्क्वायर बड़ा कब होता है? किसी भी चीज़ का अपन स्क्वायर करते हैं तो वो बड़ा कब होता है वो मैं आपको बताऊं, ठीक है। मिसाल के तौर पे x बराबर आपने 2 मान लिया, तो एक्स स्क्वायर अभी होगा आपका 2 × 2 यानी 4, अभी बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो रहा है? इसका कारण समझो। इसका कारण क्या है बड़े होने का? कि ये जो 2 है ना, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। जब किसी भी ग्रेटर देन 1 की वैल्यू का हम स्क्वायर करते हैं तो वो बड़ा ही आता है, जो वैल्यू थी उससे बड़ा आता है, ठीक है भाई। 2 बड़ा है ना 1 से, अब इसका स्क्वायर करूँगा ना तो इसका स्क्वायर इस वैल्यू से बड़ा आएगा, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू क्या है? लेस देन 1 है, ठीक है। तो लेस देन 1 वाली वैल्यू का स्क्वायर जो वैल्यू थी उससे भी ज़्यादा छोटा आता है, ये आपको याद रखना है। इसका एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको, जिससे आपको बिल्कुल हजम हो जाएगी बात कि हाँ यार ये तो छोटा ही आ रहा है, ठीक है। बहुत सौ को आ गई होगी ये बात समझ में, ठीक है। आ गई हो तो मुझे रिप्लाई करें, और अगर नहीं आई तो मैं इसका दूसरा तरीका बता रहा हूँ, उस पर गौर करो, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, 5/1000। अरे भाई पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 3 0 आ जाएंगे ना, आएंगे नहीं आएंगे? है, ठीक है। और अब मैं इसको काट देता हूं, कितना आएगा? 1/200 या 1/200, छोड़ो इसे यूं ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं। 5/1000, ठीक है। अब इस 5/1000 का स्क्वायर करो आप, ठीक है। 5/1000 का स्क्वायर करो। 5/1000 का जब मैं एक्स स्क्वायर करूंगा तो 5/1000 इंटू 5/1000 कितना आएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 25/100,000, 6 0 आ जाएंगे, तो कितना आएगा? 0.0000025, वही चीज़ आ गई। अब तुम्हें यहाँ तो समझ में आ रहा होगा ना कि कैसे छोटी हो रही है। भाई 25 को कितने से डिवाइड कर रहे हैं अपन? 10 लाख से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ 5 को 1000 से डिवाइड कर रहे थे, और यहाँ 25 को 10 लाख से डिवाइड कर रहे हैं। छोटा हो गई ना, जो वैल्यू मिलेगी छोटी मिलेगी। समझ में आ गई बात? नहीं बात समझ? अरे एक कोई चीज़ है, ठीक है, वो मान लो एक लकड़ी है 5 मीटर की, उसके 1000 टुकड़े करे हमने। कितने टुकड़े करे? 1000 टुकड़े। तो जो एक टुकड़ा है वो एक टुकड़ा क्या होगा? कोई भी नॉर्मल साइज़ का होगा, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगा बामुकाबले इसके। कि मान लो एक लकड़ी है जो 25 सेंटीमीटर की है या 25 मीटर की है, और उसके अपन ने 10 लाख टुकड़े कर दिए, तो जो टुकड़ा मिलेगा हमें वो ये वाले केस का बड़ा होगा या ये वाले केस का बड़ा होगा?
इस वाले केस का बड़ा होगा और इस केस का छोटा होगा। समझ में आ गई बात? और लकड़ी का एग्जाम्पल नहीं भी समझ में आया तो आपको मैथमेटिकली यहाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वैल्यू, अब किसी भी चीज़ का एक्स स्क्वायर को मैं अगर x की वैल्यू यदि लेस देन 1 है, x की वैल्यू यदि लेस देन 1 है, x की वैल्यू यदि लेस देन 1 है, तो मैं क्या करूँगा, उसका जब स्क्वायर करूँगा तो उसकी वैल्यू और ज़्यादा छोटी आएगी। आ गई छोटी, यानी ये पहले तो छोटा था लेकिन अब बहुत 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 ज़्यादा छोटा हो गया। ये क्या हो गया? बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा कर देता हूँ, बहुत 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 ऐसा लिखता हूँ ज़्यादा, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। समझ में आ गई बात? अब जब बहुत बहुत ज़्यादा छोटा हो गया तो बहुत बहुत ज़्यादा छोटा होने की वजह से अब छोटा अलग हो गया, और छोटा होने के बाद मैं उसको क्या कर दूंगा, 2 से और डिवाइड कर रहा हूँ। अब इस वाली टर्म को तुम 2 से और डिवाइड कर दो। जब 2 से और डिवाइड कर दोगे तो ये और ज़्यादा छोटी हो जाएगी। भाई 25/10 लाख था, अब कितना आएगा? 25/20 लाख, जो और छोटा हो गया। यही बात समझ? तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। और जब ये बहुत ज़्यादा छोटी हो गई ना तो हम इसे लगभग क्या मान लेंगे, 0 के बराबर मान लेंगे। समझ में आ गई बात? और जब हम इसे 0 के बराबर मान लेंगे तो हमारे पास ओनली ये बचेगा, ठीक है। अगर आप चाहो इसके आगे वाली टर्म की बात करो तो आगे वाली टर्म में भी देखो, अब x का क्यूब आ रहा है, क्यूब, ये और ज़्यादा छोटा कर देगा, इसको और ज़्यादा छोटा कर देगा। और जब ये और ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो फिर इन टर्म्स को रखने का कोई मतलब नहीं है। हम इन टर्म्स को नेग्लिजिबल मान लेते हैं और इनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो जब हमने रिमूव कर दी तो हमारे पास ओनली ये वाली टर्म बचेगी। होने को ये वाली टर्म भी बहुत छोटी है लेकिन इतनी छोटी नहीं है कि उसे हम इग्नोर कर सकें, ठीक है। लेकिन ये वाली टर्म तो इतनी छोटी है जिसे हमें इग्नोर करना पड़ेगा, फालतू है मतलब उन्हें रखना, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। ये मैंने आपको रीज़न बताया इस बात का कि ये क्यों रह जाता है और ये सारी टर्म गायब क्यों कर दी जाती है इस बात का, ठीक है। वैसे तो याद इसी तरीके से रखा जाता है इसको कि यदि x छोटा है तो इसे इनको आगे ले आओ और काम तमाम हो गया, आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। ये याद रखने का तरीका। लेकिन मैंने आपको कारण भी बता दिया कि क्यों हम ऐसा लिखते हैं या फिर आगे की टर्म्स को क्यों नहीं लिखते, उसका कारण बता दिया। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, इसलिए अपन इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? अरे क्लियर है क्या सभी को? जल्दी से ये टर्म लिखो सभी फटाफट। देखो अब हम बेसिक्स का एक नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफ हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिज़िक्स में हम कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको ग्राफ्स के रूप में समझते हैं, ठीक है। ग्राफ क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस तरीके से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, कब बनाना होता है, किन कंडीशंस को देख के बनाना होता है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं ग्राफ्स के बारे में अगर नॉर्मली कहूँ तो आप लोगों ने देखा होगा, मिसाल के तौर पे अगर मैं मेरी बात करूँ, ठीक है, या अपन किसी भी चीज़ की बात करें, सिंपल जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हो, ठीक है। क्रिकेट के अंदर भी आप लोगों ने देखा है ग्राफ बनता है, ठीक है। बनता नहीं बनता ग्राफ? अब वो जो ग्राफ बनता है वो किस हिसाब से बनता है क्रिकेट के अंदर, ठीक है। रन्स के बिहाफ पे, भाई इंडिया ने शुरू इतने अच्छे रन बनाए थे, फिर वो धीरे धीरे डाउन हो गया, फिर ऐसा हो गया, कुछ इस तरीके का ग्राफ देखा होगा आप लोगों ने बनता हुआ, यूँ इस तरीके से यूँ होता हुआ, कुछ ऐसा कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता हुआ देखा होगा, ठीक है। 10th में भी आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ का ग्राफ, ठीक है। पढ़ा ही नहीं पढ़ा आपने ओम्स लॉ का ग्राफ? इस तरीके से यहाँ पर V होता था और यहाँ पर I होता था, या शायद यहाँ पर I होता होगा, यहाँ V होता होगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आपने पढ़े हैं, ये सारे ग्राफ कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्या ज़रूरत है इन्हें बनाने की, रियल लाइफ में अगर हम किसी चीज़ का ग्राफ बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप लोग, फर्स्ट ग्राफ बनेगा, हम जो फर्स्ट ग्राफ पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं y बराबर mx का। फर्स्ट ग्राफ किसका पढ़ रहे हैं अपन? y बराबर mx, ठीक है। ये ग्राफ जो बनता है, पहली चीज़ ये ग्राफ बनेगा आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब कैसे बनेगा अभी बताऊंगा मैं आपको। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा और इसको हम प्रोपोर्शनल ग्राफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल ग्राफ। अब प्रोपोर्शनल ग्राफ क्या होता है समझो आप बात को, ध्यान समझना। प्रोपोर्शनल ग्राफ क्या होता है ध्यान समझना बेटा। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है यदि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, जो आपस में जुड़ी हुई हैं,
जो आपस में जुड़ी हुई हैं उसमें एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, या एक चीज़ घट रही है तो दूसरी चीज़ भी घटेगी। अब कैसे, इसका एग्जांपल दे दूं मैं, तो मोटा मोटा एक एग्जांपल ले आप, सबसे बड़ा कि आपका घर है और उसमें बिजली का कनेक्शन है, ठीक है। अब आप जितनी ज़्यादा बिजली जलाओगे उतना ज़्यादा बिल आएगा और उतने ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। समझ रहे हो बात को? तो क्या जो बिजली का यूसेज है वो क्या प्रोपोर्शनल हो रहा है पैसे के? जितना ज़्यादा बिजली जलाएंगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा, पैसा जाएगा मतलब अपने पास से खर्च होगा, ठीक है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? जितना कम बिजली इस्तेमाल करेंगे उतना कम बिल आएगा तो उतने कम पैसे खर्च होंगे हमारे पास। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो ये जो ग्राफ है ये कहलाता है आपका प्रोपोर्शनल ग्राफ, या ये जो रिलेशन है ये रिलेशन कहलाता है प्रोपोर्शनल रिलेशन, और इसका जो ग्राफ बनाएंगे वो प्रोपोर्शनल ग्राफ कहलाएगा, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। दूसरी बात, एक और चीज़ समझो, मिसाल के तौर पे गाड़ी की बात करें तो अपन जितनी ज़्यादा गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी चला रहे उतना ज़्यादा पेट्रोल खर्च होगा, और जितना ज़्यादा पेट्रोल खर्च उतना ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। समझ में आ गई बात? तो गाड़ी का जितना ज़्यादा यूसेज उतना ज़्यादा पैसे का खर्च, जितना कम गाड़ी का यूसेज उतना कम पैसे का खर्च। सिंपल है। एक और एग्जांपल आप लोगों की लाइफ पे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। जितना कम पढ़ेंगे उतने बुरे नंबर आएंगे। जितनी अच्छी क्वालिटी का पढ़ेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना है, जितनी घटिया क्वालिटी का पढ़ेंगे उतने बुरे नंबर आएंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो हर एक चीज़ आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। और जो इस तरीके से जुड़ी हुई है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, और एक चीज़ घट रही है तो दूसरी चीज़ भी घट रही है, वो वाली चीज़ कहलाएगी आपकी प्रोपोर्शनल ग्राफ या प्रोपोर्शनलिटी। और उसका जो ग्राफ बनता है वो इस इक्वेशन से निकाला जाता है। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई, अपन को इसमें दिमाग नहीं लगाना। समझ में आ गई बात? क्योंकि ये मैथमेटिक्स से निकलती हैं, ठीक है। तो अभी अपन को उसमें नहीं जाना, अपन को सिर्फ ऐसी इक्वेशन याद रखना है। यदि कोई भी फॉर्मूला ज़िंदगी में इस फॉर्म के अंदर नज़र आता है तो आपको समझ जाना है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। मिसाल के तौर पे आपने बचपन में एक रिलेशन पढ़ा होगा। वो रिलेशन क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम, या इसको भी छोड़ो, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना होगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊं तो कैसा ग्राफ बनेगा? देखो इस तरीके की फॉर्म बन रही नहीं बन रही? ये y की जगह तो कौन आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। भैया डिस्प्लेसमेंट को एस ले लो आप, थोड़ा कन्फ्यूज़न कम हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की y की जगह तो कौन आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट। x की जगह कौन आ रहा है? टाइम। और स्लोप की जगह कौन आ गया? वेलोसिटी। समझ में आ गई बात? ये m क्या कहलाता है यहाँ पर? स्लोप, ठीक है। m क्या कहलाता है यहाँ पर? स्लोप। ध्यान रखना, आप स्लोप क्या है अभी समझाऊंगा मैं आपको। स्लोप क्या है अभी समझ में आ जाएगी थोड़ी देर में आपको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, थोड़ी बहुत जितनी भी मैंने आपको समझाई है। अब अपन इसका ग्राफ देखते हैं, ठीक है। y बराबर mx, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखते हैं अपन लोग, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे आप लोग ऐसा समझो, ग्राफ जो अपन बनाते थे बचपन में, मान लो अब मैं सामने इक्वेशन लिखता हूँ, y बराबर 2x। y बराबर कितना लिख रहा हूँ मैं? 2x, ठीक है। अब ध्यान देना, y और x की वैल्यूज़ ऐसे तो बनाते थे बचपन में, ठीक है। x की जगह एक बार मैं 0 रखूँगा तो y की वैल्यू 0, x की जगह 1 रखूँगा तो y की वैल्यू, x की जगह 2 रखूँगा y की वैल्यू 4, x की जगह 3 रखूँगा y की वैल्यू 6। आएगी नहीं आएगी? अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। अभी मैं और अच्छे से समझाऊंगा, अभी नॉर्मली आपको बस मैं जो आप लोगों ने मेथड पढ़ रखा है उस हिसाब से समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो कैसे, y और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं x, ठीक है। y और यहाँ नीचे लिख दिया मैंने कितना? x, ठीक है। अब ध्यान देना, जब y 0 था तो x भी 0 था, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6। तो जब y 0 तो x भी 0 यहाँ पर, ठीक है।
जब x1 सॉरी जब x 0 तो y भी 0, जब x 1 तो y कितना हो गया 2, y कितना हो गया 2। ठीक है, मैंने दोनों जोड़ दिया आपस में, देखो ये रहा 2 और ये रहा 1, तो जब ये 1 था तो जब ये 2 था। ठीक है, जब x 2 था तो y कितना था 4, जब x 3 था तो y कितना था 6। समझ में आ रही नहीं बात? तो इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा, और अगर मैं इन सबको पॉइंट्स को जोड़ दूं तो ये ग्राफ बन रहा है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, सीधा बिल्कुल सीधी लाइन का एक ग्राफ बन रहा है और इसे हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ। समझ में आ गई बात यहाँ तक? तो आप लोग अभी पहले तो ग्राफ हेडिंग डाल के ये लिखना, और ये वाली चीज़ साइड में लिखना, साइड में एक एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल करके साइड में लिखना, फिर मैं इसका सिस्टमेटिक रूप लिखूंगा आपको। साइड में लिखना आप लोग, बिल्कुल लाइन खींच के इधर लिखना, यहाँ जगह छोड़ देना। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, जल्दी से लिखो इतना। ये तो साइड की चीज़ें थी, साइड के एग्जाम्पल थे, आपने लिख लिए होंगे, कोई बात नहीं। अब मैं आगे की चीज़ बता रहा हूँ जो एक्चुअल चीज़ है। ठीक है, देखो एक्चुअल चीज़ क्या है, इसका जो ग्राफ बनेगा एक्चुअल, देखो ये तो y का मतलब क्या है y एक्सिस, x का मतलब है x एक्सिस और m का मतलब है स्लोप। अब स्लोप का मतलब क्या होता है ढलान, स्लोप का मतलब क्या होता है ढलान। समझ रहे हो बात को? स्लोप का मतलब क्या है ढलान। ध्यान से समझना। अब मैं आपके सामने पहले तो ग्राफ बना दूं, फिर स्लोप के बारे में बात करूंगा अलग से। ठीक है, ये है, यहाँ पर आ जाएगा y एक्सिस, यहाँ पर आ जाएगा x एक्सिस, और अभी हमने देख लिया जो एग्जाम्पल कराया था मैंने आपको, उससे हमें पता चल गया है कि जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन सीधा। तो यहाँ पर भी मैं कैसा बना दूंगा ग्राफ, सीधा बना दूंगा। बन गया सीधा ग्राफ। ठीक है, ये जो मैंने सीधा ग्राफ बनाया है स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहलाता है ये, और ये प्रोपोर्शनल ग्राफ है। ठीक है, अब ध्यान देना ये एंगल कितना होगा थीटा, मैं मान लेता हूँ ये एंगल कितना है थीटा है। ठीक है, तो इस ग्राफ की जो स्लोप होगी, स्लोप एक तरीके का कांस्टेंट है, मैं आपको अभी समझाऊंगा कैसे, अभी फील आ जाएगा आपको। ठीक है, तो उस स्लोप को हम यहाँ डिनोट किससे कर रहे हैं, m से, मैंने आपको बताया। तो यहाँ m बराबर कितना होगा, tan थीटा होगा। m बराबर कितना होगा, tan थीटा। समझ में आ गई बात? m बराबर कितना होगा, tan थीटा। अब ये m बराबर tan थीटा कैसे आया कैसे नहीं आया, यह मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना, स्लोप क्या होती है वो समझाता हूँ, फिर ये स्लोप कैसे यूज़ आती है, ये कांस्टेंट कैसे है, ये सब समझाऊंगा। ठीक है, देखो पहले तो जनरल बात, ये मैंने एक लाइन खींची, ये एक ट्राइंगल बना दिया, और यहाँ पर एंगल है थीटा 1। ठीक है, और एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पर बना दिया, ये ट्राइंगल, ये वाला एंगल है थीटा 2। अब एक बॉल तो मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है, और एक बॉल मैं यहाँ रखता हूँ, बॉल नंबर 1 और बॉल नंबर 2। मुझे ये बताओ नीचे सबसे पहले नीचे कौन सी बॉल आएगी, 1 या 2? सबसे पहले नीचे कौन सी बॉल आएगी, 1 आएगी। वेरी गुड। ठीक है, हमें साफ साफ नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी ढलान ज़्यादा है। हिंदी में बोले हम तो ढलान ज़्यादा है, और ढलान को स्लोप कहते हैं। ढलान को क्या कहते हैं हम, स्लोप कहते हैं। सीधी सी बात है। ठीक है, ढलान को क्या कहते हैं हम, स्लोप कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान देना, ध्यान से समझना, ये जल्दी आ जाएगी, ये लेट आएगी, यानी इसकी स्लोप मैं कहूँ तो ज़्यादा है। ठीक है, और इसकी स्लोप कहूँ तो कम है। समझ में आई नहीं ये बात? इसकी स्लोप ज़्यादा और इसकी स्लोप कम। अभी हमें कौन बता रहा है ये स्लोप ज़्यादा और कम? ये हमें बता रही है ये बॉल्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, ये बॉल का जल्दी नीचे आना और किस पे निर्भर कर रहा है? तो मुझे यहाँ पर 2-3 चीज़ें नज़र आएंगी। एक चीज़ तो नज़र आ रही है थीटा पर निर्भर कर रहा है। इसका थीटा ज़्यादा है और इसका थीटा कम है, इसलिए ये बॉल जल्दी नीचे आ रही है और ये बॉल थोड़ा लेट आएगी नीचे। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो मुझे एक बात और क्लिक कर गई कि स्लोप का किससे रिलेशन है, थीटा से भी रिलेशन है भैया। ठीक है, ये एक बात क्लिक हो गई मुझे। चलो, अब थीटा बड़ा होने के लिए, थीटा बड़ा होने के लिए क्या ज़रूरी है? ये वाली दीवार या ये वाली लाइन बड़ी होना ज़रूरी है, इसकी लेंथ बड़ी होना ज़रूरी है। दिख रहा है आपको? अगर मैं ये लेंथ छोटी कर दूं, ठीक है, तो ये मान लो यहाँ से उड़ा दूं, यहाँ से मिटा दूं, तो ये लाइन यहाँ आके मिलेगी, तो क्या स्लोप ज़्यादा होगी या कम होगी? उस टाइम पे कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि थीटा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली लाइन भी बड़ी होना ज़रूरी है, यानी परपेंडिकुलर ज़्यादा होना ज़रूरी है।
ठीक है, यहाँ थीटा ज़्यादा होगा, स्लोप का रिलेशन थीटा के साथ है वो भी ज़्यादा होगा, और इसके ज़्यादा होने के साथ साथ परपेंडिकुलर भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, परपेंडिकुलर ज़्यादा होगी। ठीक है, और यहाँ पर देखो यहाँ स्लोप कम है तो थीटा कम है और परपेंडिकुलर भी कम है। समझ में आ गई बात? अरे यहाँ तक क्या क्लियर है क्या सभी को? समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखते हैं भैया और कौन सा रिलेशन है ऐसा। तो यहाँ नज़र आ रहा है साफ साफ कि ये चीज़ छोटी होना चाहिए भाई, बेस छोटा होना चाहिए। अगर बेस बहुत बड़ा कर दिया मैंने, मान लो बेस इतना बड़ा कर दिया, हाइट यही रखी और इस बेस को मैं यहाँ पर ले आया, तो भी तो स्लोप कम हो जाएगी। सोच कर देखो भैया, मैंने ये लाइन इतनी बड़ी कर दी तो फिर तब भी तो स्लोप कम हो गई, नहीं हुई? ठीक है, तो बेस का छोटा होना चाहिए और यहाँ बेस बड़ा होना चाहिए। स्लोप ज़्यादा करने के लिए बेस क्या होना चाहिए, बेस छोटा होना चाहिए, और यहाँ पर स्लोप के लिए, स्लोप कम होने के लिए थीटा कम होना चाहिए। इसके अलावा परपेंडिकुलर भी कम होना चाहिए और बेस ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी बात, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब स्लोप का मतलब समझ में आ गया आपको, ढलान। एक्चुअल मीनिंग क्या है वो तो मैं आपको अभी समझाऊंगा, स्लोप का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी तो सिर्फ आप सिंपल चीज़ समझो कि ये स्लोप, मैं अभी सिर्फ आपको जो समझाना चाहता हूँ ना वो सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि ये एम tan थीटा के बराबर कैसे लिया मैंने। ठीक है, ये चीज़ का एहसास कराना चाहता हूँ, मैथमेटिकली तो 2 मिनट में आ जाएगी, एहसास कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है और कुछ भी नहीं है। ये होता क्या है असलियत में वो तो अपन अभी बात करेंगे जब मैं दूसरे एग्जाम्पल उठाऊंगा। ठीक है, ध्यान दो, थीटा पे निर्भर कर रहा है, एक बात समझ में आ गई। परपेंडिकुलर और बेस पे निर्भर कर रहा है, हाइपोटेनियस पे कर रहा है क्या? हाइपोटेनियस पे नहीं कर रहा, परपेंडिकुलर और बेस पे निर्भर कर रहा है। मुझे बताओ ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है और थीटा आता है? परपेंडिकुलर, बेस और थीटा ये तीनों आती हैं। तो ओनली एक tan थीटा ही रिलेशन ऐसा है जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है। ठीक है, तो यही चीज़ किसके बराबर होगी? स्लोप के बराबर। समझ में आ गई बात? तो m बराबर किसका आ गया देखो, tan थीटा के। भाई थीटा ज़्यादा तो स्लोप ज़्यादा, क्लियर है? परपेंडिकुलर ज़्यादा तो tan थीटा ज़्यादा होगा, परपेंडिकुलर ज़्यादा तो tan थीटा ज़्यादा, और tan थीटा ज़्यादा तो m ज़्यादा। ठीक है, अगर बेस ज़्यादा तो थीटा कम, और थीटा कम तो स्लोप कम। क्लियर है यहाँ तक सभी को? सभी को क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है तो आप लोग ये चीज़ लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, जो मैंने आपको समझाया। बाकी मेन तो ये है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर समझा देता हूँ, फिर इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन समझाता हूँ, हाथों हाथ समझा देता हूँ। ठीक है, देखो अब इसको अपन यहाँ, मैं एक लाइन यहाँ पर मार देता हूँ यूँ, तो ये कितना होगा 90। तो ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है? ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज मैं इस वैल्यू को नाम देता हूँ x, और ये वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ पर नाम दे देता हूँ y। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो m बराबर कितना होगा, tan थीटा बराबर कितना होगा, y अपॉन x। ठीक है, यदि आपको थीटा गिवन हो, तो डायरेक्टली स्लोप कैसे निकाल सकते हो आप, tan थीटा लेके। मान लो आपको थीटा नहीं दे रखा हो, आपको ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दे रखी हो, तो m कैसे निकालोगे आप, y अपॉन x करके। समझ में आ गई बात? अरे बात समझ में आ गई क्या सभी को? सभी को क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, आप लोग इतना लिखो, फिर मैं इसकी एक और कंडीशन करा रहा हूँ, जल्दी लिखो। अब हम स्लोप निकालने का हमने 2 तरीके देख लिए, एक तो देख लिया tan थीटा और एक y/x, जब ये पूरी लेंथ मुझे गिवन हो और ये पूरी लेंथ गिवन हो। ठीक है, मान लो अब मेरे सामने एक दूसरी फॉर्म आ जाती है। ठीक है, मतलब मुझे क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी दे दिया जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन फिजिक्स में यूज़ आते हैं बीच के अंदर। ठीक है, जब अपन कोई चैप्टर पढ़ेंगे ना वहाँ यूज़ आएंगे। ठीक है, फिर वहाँ वैल्यू कैसे निकालेंगे तो अपन को यहाँ से आना चाहिए। ठीक है, सपोज आपको ये एक पॉइंट की वैल्यू दे दी है x1, y1। सपोज इस पॉइंट की वैल्यू कितनी दे दी है आपको, x1, y1।
ठीक है, और इस पॉइंट की वैल्यू दे दी आपको x2, y2। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? अच्छा, ये एंगल दे दिया आपको थीटा, ये एंगल क्या दे दिया आपको? थीटा। तो अब इसका मतलब क्या है समझना आप। मतलब ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है? x1 है, यही है इसका मतलब। अरे भाई यहाँ x1 लिखा है, इसका मतलब ये वाली इस पॉइंट की जो x एक्सिस पे दूरी है वो कितनी है? x1 है, ठीक है। और y पर कितनी है ये वाली दूरी? y पर है y1। समझ में आ गई बात? ऐसे ही यहाँ पर ये वाली दूरी कितनी है? x2। और ये वाली दूरी कितनी है? ये वाली दूरी ये है y2। समझ में आ गई बात? अरे कोई दिक्कत है? नहीं है ना कोई दिक्कत। अब आप अगर गौर करो तो इस लाइन को यदि मैं आगे बढ़ा दूं तो यहां पर एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? मैं नाम देता हूं इसको ABC। अच्छा मुझे बताओ, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। अच्छा, अब ये वाली दूरी बताओ मुझे कितनी होगी? ये x2 है और ये x1 है, तो ये क्या होगी? x2 माइनस x1। ये x2 माइनस x1 है, इसका मतलब ये भी कितनी होगी? x2 माइनस x1 होगी। समझ में आ गई बात? अरे कोई दिक्कत है? ऐसे ही ये दूरी y2 है और ये दूरी y1 है, ठीक है। तो ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी होगी y2 माइनस y1, और ये दूरी y2 माइनस y1 है, तो ये दूरी भी कितनी होगी? y2 माइनस y1। तो अब मैं इस ट्राइंगल में टेन थीटा लगाता हूं, तो m बराबर कितना होगा? टेन थीटा बराबर कितना होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझ में आ गई क्या बात? भाई सिंपल है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर कितना है? y2 माइनस y1, और ये परपेंडिकुलर कितना है? सॉरी, ये बेस कितना है? x2 माइनस x1। यहाँ पर ये बेस कितना था? परपेंडिकुलर कितना था? y, तो मैंने y लिख दिया था। यहाँ बेस कितना था? x, तो x लिख दिया था। लेकिन अब यहाँ पर बेस कितना है? x2 माइनस x1, और यहाँ है परपेंडिकुलर y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा एक मिनट, ये वाली चीज़, ये जो फॉर्मूला निकलवाया ना मैंने, ये फाइनल फॉर्मूला निकलवाया, ये तो फिर भी अधूरा है, ये फाइनल है। पता है कैसे? देखो, ये वाली जो लाइन है इसका इस पॉइंट की वैल्यू पता है कितनी है? x, y, ठीक है। और ये वाले पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 0, 0। अब आप इस फॉर्मूले के हिसाब से सेट करो, तो y2 हमने किसे कहा है? इसे, और x2 भी इसे कहा है, और y1 किसे कहा है हमने? नीचे वाले पॉइंट को। देखो ना यहाँ x2 y2 ऊपर वाले पॉइंट को, और x1 y1 नीचे वाले पॉइंट को। तो यहाँ x1 y1 तो क्या है? 0, 0, और x2 y2 क्या है? x और y, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करता हूँ, तो टेन थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 की जगह क्या लिखूंगा? y माइनस y1 की जगह, y2 की जगह तो लिख रहा हूँ मैं y, और y1 की जगह क्या लिखूंगा? 0 अपॉन, इसी तरीके से x2 की जगह क्या लिखूंगा मैं? x, और y2 की जगह क्या लिखूँ? x2 की जगह क्या लिखूंगा? 0। तो देखो वही चीज़ आ गई ना, y अपॉन x, ठीक है। समझ में आई नहीं ये बात? तो ये वाली चीज़ एक्चुअल है, ये चीज़ अधूरी थी, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला आपको स्लोप का टेन थीटा याद रखना है, और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 याद रखना है। समझ में आ गई क्या बात? मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी सभी को ये वाली बात, सभी को क्लियर हो गई होगी, सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। जल्दी से यहाँ तक लिखो।